नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 31 मार्च को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि राज्य से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ी बाधा था, जिसे 31 मार्च 2026 तक खत्म करने का संकल्प लिया गया था और अब यह पूरा हुआ है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को गलत बताते हुए कहा कि नई सरकार बनने के बाद समीक्षा में प्रदेश में नक्सल प्रभाव अधिक पाया गया था। अब बस्तर क्षेत्र में विकास तेज गति से होने की उम्मीद बढ़ गई है। आज 31 मार्च का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक तो नक्सलवाद समाप्त हो रहा है छत्तीसगढ़ से, और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से साधुवाद। ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, बाधक था, और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है, और उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब बस्तर क्षेत्र बहुत तेजी से विकास करेगा, जो 40 वर्षों तक विकास से अछूता था। भूपेश बघेल जी ने जो कहा है बिल्कुल असत्य कहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, जबकि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद अगले ही महीने माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए, और यहाँ पर जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश थे उनका समीक्षा हुआ। उसमें ये पता चला कि 75% से ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में है। अगर अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार माओवाद के साथ लड़ाई लड़ने में अपनी दृढ़ता प्रकट की होती, पूरी ठीक नियत से लड़ी होती, तो ऐसा नहीं होता। अन्य प्रदेशों में थोड़ा बहुत बचा था तो वही स्थिति यहाँ पर होती, लेकिन प्रदेश शासन का सहयोग केंद्र सरकार को बिल्कुल भी नहीं मिला। और इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद के साथ इच्छा शक्ति के साथ लड़ना नहीं चाहती है। और आज अगर भूपेश बघेल इस तरह से बोलते हैं तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। आज 31 मार्च 2026 की तारीख है, जो बस्तर से नक्सलियों का अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह ने घोषित किया था। इसी क्रम में आज पुलिस लाइन दंतेवाड़ा में 5 नक्सलियों ने बस्तर आईजी पी सुंदर राज, कलेक्टर देवेश रूप और एसपी गौरव राज की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। साथ ही नक्सलियों की निशानदेही पर जंगल में छुपाए हथियार भी बरामद हुए, जिनमें 8 SLR, 1 कार्बाइन, 3 इंसास, 2 देसी पिस्टल और 2 देसी कट्टा, 1 देसी रिवाल्वर, 1 राइफल 303, 3 बंदूक 315, 5 छोटे BGL लॉन्चर, 8 12 बोर, 5 देसी मोटार और कारतूस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्तर आईजी ने बस्तर को नक्सल मुक्त बताया और फोर्स की सतर्कता में कोई कमी नहीं होने की बात कही। आज 31 मार्च 2026 को हम बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के अंतर्गत खड़े होकर इस बात को ऐलान करने की स्थिति में पहुंच चुकी है। आज बस्तर संभाग के अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनाइज्ड माओवादियों का कोई दल है, कोई स्क्वाड है, अभी एक्टिव नहीं है। दिनांक 25 मार्च 2026 को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में DKCC कैडर पापराव का आत्मसमर्पण प्रवास के पश्चात माओवादियों का लीडरशिप पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। विगत 5-6 दिन में कुछ गिने चुने अन्य जो माओवादी कर रहे हैं अलग अलग जिला में, जिला कांकेर से लेकर बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, सभी इलाका में जो पुलिस के संपर्क में आए थे, और उनको पुनर्वास के लिए आज एक फॉर्मल आयोजन अलग अलग जिला में किया जा रहा है। आज हम दंतेवाड़ा में खड़े होकर इस बात को ऐलान करने की स्थिति में आ चुकी है। आज बस्तर नक्सल गतिविधि से, नक्सल आतंक से लगभग मुक्त हो चुकी है, और आने वाले समय में हम बस्तर क्षेत्र की सुरक्षा और विकास के लिए अन्य जो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक सकारात्मक एक कदम आगे बढ़ते जाएगा। आज के अवसर पर हम बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए सर्वोच्चतम बलिदान दिए हमारा बल सदस्य, हमारा नक्सल पीड़ित परिजन है, और क्षेत्र के सभी हमारे स्टेक होल्डर्स है।
सुरक्षा बल जैसा हम बात करते हैं, DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ पुलिस, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय समाज है, वरिष्ठ जन है और जितना भी हमारा अन्य स्टेक होल्डर्स है, सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल से मैं कुछ लोग का नाम नहीं ले पा रहे हैं। शासन का हमेशा भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का मार्गदर्शन रहा, पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश रहा और वरिष्ठ कार्यालय का हमेशा सहयोग रहा और मार्ग दिखाई दिया गया और उसी कारण से हम आज नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और आज हम उस लक्ष्य को, उस संकल्प को पूर्ण करते हुए नजर आ रहा है। और बाकी इलाकों में जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत अभी गतिविधि है, सभी संबंधित पुलिस एजेंसीज काम कर रहे हैं। हम आशा करते हैं आने वाला बहुत जल्दी जो नक्सल का आखिरी कैडर तक जो पुनर्वास के लिए सामने आ जाए या उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई आने वाले समय में हो जाए, ताकि नक्सल लाल आतंक से संपूर्ण बस्तर और अन्य इलाका में भी मुक्त हो जाए। ये आशा के साथ हम आज जितना भी हमारा सहयोगी रहा है उसमें मीडिया का भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। हमेशा हमारा बात को जनता तक पहुँचाने में जो पुनर्वास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान मीडिया के साथ ही कर रहा है। सबको आज के अवसर पर हम आभार व्यक्त करते हुए और आने वाले समय में और सकारात्मक बस्तर, सकारात्मक दंतेवाड़ा निर्माण करने में मजबूती से हम आगे बढ़ेगा, इसी आश्वासन के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नक्सली मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ा विरोध जताया। बघेल ने कहा कि लोकसभा में दिया गया बयान पूरी तरह झूठा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के 5 वर्षों के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की कई बैठकें हुई, लेकिन केंद्र ने कभी यह आपत्ति नहीं जताई कि कोई राज्य नक्सलियों को संरक्षण दे रहा है। बघेल ने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार की कार्रवाइयों पर केंद्र की कोई आपत्ति थी तो उसका प्रमाण सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सल मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बघेल ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने बस्तर के सुदूर इलाकों तक कैंप स्थापित किए, जिससे वर्तमान ऑपरेशन संभव हो पाए। आज 31 मार्च है और अमित शाह जी के कथन अनुसार आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का आखिरी दिन। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हमने वहाँ के आदिवासियों को संपन्न बनाया, वन अधिकार पट्टे दिए, स्कूल खोले, उनके इलाज की व्यवस्था की, PDS साहब खोले, राशन कार्ड हमने दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे महरूम रखा था, वंचित रखा था और वो सब हमने काम किया है। केवल नक्सल मोर्चे पर हमने 2 तरीके की रणनीति अपनाई। पहली बात है कि विश्वास अर्जित करना, वहाँ के जो बस्तर के वासियों का विश्वास अर्जित करना, और दूसरा जैसे जैसे नक्सलवाद पीछे हटते गया हमने वहाँ विकास के कार्य किए तो लोगों को विश्वास बढ़ा और मुख्य धारा में लोग लौटे, नक्सलवाद पीछे हटा, 600 गांव हमने खाली कराया। अब मैं शाह जी से पूछना चाहता हूं, आप ही घोषणा किया था जिस गांव में नक्सल मुक्त होगा उस गांव में 1 करोड़ रुपया हम देंगे। अब नक्सलवाद आज 31 मार्च है, समाप्त हो गया, तो बस्तर के प्रत्येक गांव में 1 करोड़ रुपया कब देंगे, ये अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं। लगातार झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल के वहाँ जो हमारे जो DRG के जो जवान जो शहीद हुए, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने नियुक्त किया था, और उन्हीं के बदौलत, उन्हीं की ताकत, उनकी शहादत से ही आज नक्सलवाद आखिरी सांसें ले रहा है। ऐसे में अमित शाह जी जो 5 साल हमारे जो जवान जो शहीद हुए उनका वो अपमान कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि कितने हमारे जवान शहीद हुए, कितने मोर्चों पे लड़ाई हमने लड़ी, कितने जगह हमने नए कैंप खोले, कितने PDS साहब खोले, कितने स्कूल खोले, कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले, कितने सड़कें बनाई, वो रिकॉर्ड में दर्ज है अमित शाह जी।
झूठ मत बोलिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा आप बहस के लिए तैयार हैं तो समय स्थान तय करिए, मैं निश्चित रूप से वहाँ उपस्थित होऊंगा। सारंगढ़ जिले के ग्राम मौहा डोडा में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने तेजी से फैलते हुए लगभग 10 से 15 एकड़ में खड़ी गेहूं का फसल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरी फसल जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने भी आग बुझाने में सहयोग किया। इस घटना से किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच जारी। रायपुर में ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े प्रस्तावित विधेयक को लेकर विरोध तेज हो गया है। नेशनल काउंसिलिंग फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की सदस्य विद्या राजपूत ने इस बिल का खुलकर विरोध करते हुए इसे समुदाय के अधिकारों और पहचान के खिलाफ बताया है। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा लोकसभा में पेश इस विधेयक पर समुदाय से कोई संवाद नहीं किया गया। उनके अनुसार बिल के कई प्रावधान अस्पष्ट है और कुछ सीधे तौर पर ट्रांसजेंडर हितों के खिलाफ है। विद्या राजपूत ने आशंका जताई कि यह कानून लागू होने पर ट्रांसजेंडर समुदाय फिर से हाशिए पर जा सकता है और उनकी स्वतंत्र पहचान व अभिव्यक्ति पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जेंडर आइडेंटिटी की सीमित परिभाषा पूरी तरह गलत है। अभी भारत सरकार के द्वारा दोनों सदनों में ट्रांसजेंडर विधेयक लाया गया है और ये जो पुराना विधेयक बना था उस पर संशोधन किया गया है। इस विधेयक में जो परिभाषा है उसको सीमित कर दी गई है और ट्रांसमेन, ट्रांस वुमेन, जेंडर क्वीर और जेंडर फ्लूइड की आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। 2019 का जो कानून था और नालसा जजमेंट था उसमें ये कहा गया था कि जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी है वो सेल्फ परस्यू आइडेंटिटी है, तो उस डेफिनेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और उस परिभाषा की जगह कुछ पारंपरिक ग्रुप्स को और इंटरसेक्स वेरिएशन को ही इस ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी में लाया गया है। और साथ ही साथ जो मेडिकल बोर्ड की स्थापना की गई है उसमें फ़िज़िकल स्क्रीनिंग की बात की गई है। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा साइकोलॉजी जेंडर है, तो आपको अगर स्क्रीनिंग करानी भी है तो मनोवैज्ञानिक से कराइए, फिज़िकल एग्जामिनेशन के हम खिलाफ हैं। हम सब लोग संगठित होकर हर तरह से इस बिल का विरोध कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रदर्शन या रैली के रूप में हो, और हम लोग न्यायपालिका में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायपालिका में, और पिटीशन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना चौकी अंतर्गत ग्राम नगोई के आश्रित ग्राम लमड़ी डबरी में एक हृदय विदारक घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार गांव के रानी सागर तालाब में एक नवजात शिशु का शव तैरता हुआ मिलने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तालाब में शव देखकर तुरंत बेलगहना चौकी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला नवजात को जन्म के कुछ घंटों बाद तालाब में फेंकने का प्रतीत हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटा भेज दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के गांव में पूछताछ की जा रही है और हाल ही में प्रसव कराने वाली महिलाओं की जानकारी जुटाई जा रही है। आखिर कौन ऐसी मां होगी जिसने बच्ची को जन्म देने के बाद उसे तालाब में फेंक दिया? ये मामला इंसानी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला है। क्या समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो लड़कियों की पैदा होने पर उसे मार देते हैं? बहरहाल पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। ये बेलगहना के ग्राम नगोई है, वहाँ एक राम सागर तालाब है। वहाँ पे नवजात शिशु जो पूर्ण विकसित है, बालिका है, उसका शव मिला था, जिसकी सूचना बेलगहना चौकी में दी गई थी। उस सूचना पर मर्ग कायम करके जांच की जा रही है और मृतका के बालिका के शव को पीएम के लिए अस्पताल में भेजा गया है। खाड़ी देशों में बने हालात का असर अब देश के कई हिस्सों में दिखने लगा है। इसी को लेकर बिलासपुर में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की स्थिति को लेकर बड़ा अपडेट दिया। कलेक्टर ने साफ किया कि जिले में फिलहाल पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में डिमांड जरूर बढ़ी है, जिसका कारण लोगों द्वारा जरूरत से ज्यादा स्टॉक करना है। प्रशासन ने अपील की है कि घबरा कर अतिरिक्त खरीदारी न करें, क्योंकि इससे कृत्रिम संकट की स्थिति बन सकती है। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि सप्लाई सिस्टम मजबूत है और आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग संयम रखें और जरूरत के अनुसार उपयोग करें।
साथ ही कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल और गैस का उपयोग सोच समझकर करें। जहां संभव हो वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करें और अनावश्यक खपत से बचें। आज हम लोगों ने बिलासपुर ज़िले में डीजल, पेट्रोल और गैस की सप्लाई है उसके बारे में आप सब लोगों से जानकारी साझा की है। और जैसा मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, यहाँ पे हमारे फूड कंट्रोलर भी हैं और आयल कंपनी के मार्केटिंग कंपनी के अधिकारी भी हैं। और हम लोगों को जो जानकारी साझा की गई है उसमें यही है कि हमारी जो सप्लाई गैस की जो होती थी, डोमेस्टिक गैस के 8,500 से 9,000 पहले भी आती थी। अभी भी हमारी सप्लाई उतनी ही है, बल्कि इस बीच थोड़ी डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। डीजल्स और पेट्रोल्स की भी सप्लाई हमारी पहले की तुलना में अभी बढ़ी है। इस समय चूंकि ये सप्लाई जो है वो किसी भी मायने में कम नहीं है, डिमांड जो है वो बढ़ी है। डिमांड जो बढ़ी है उसके पीछे रीज़न जो है वो सब हम लोगों ने एनालिसिस किया, तो इसमें कुछ शंका लोगों को रहती है कि चूंकि ये क्राइसिस का टाइम है, ऐसे समय पे आगे अगर सप्लाई नहीं हुई तो लोग जो है कुछ समय के लिए एक्स्ट्रा स्टोर करके रखने की कोशिश करते हैं। इस कारण से डिमांड बढ़ी है। मेरा आप सब लोगों के माध्यम से ये अपील है कि ये क्राइसिस का समय है और ऐसे समय पे हम इतना ज़रूर भरोसा करें कि हमारा सप्लाई सिस्टम अच्छा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम इस समय अपनी ज़रूरतों को अगर हम उसमें कुछ भी 5-7%, 10% कर्टेल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बताया कि अगर हम पानी गैस सिलेंडर से गर्म करते हैं और अगर हमारे पास ऑप्शन है बिजली से पानी गर्म करने का, तो हमें अगर उस ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारा गैस का कंजम्पशन कम होगा। तो इस तरह से जो भी दूसरे विकल्प हैं उन विकल्प को भी हम लोग एक्सप्लोर करके हमारी जो बाहर दूसरे कंट्री से जो गैस पे बहुत ज़्यादा अभी डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी को अगर हम कम करेंगे तो कहीं भी गैस की, डीजल की, पेट्रोल की क्राइसिस नहीं रहेगी। आप सब लोग आए, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। छत्तीसगढ़ में बदले मौसम ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। बिलासपुर में भी दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और आसमान में घने बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने शहर का मौसम सुहाना बना दिया। कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं झमाझम बारिश देखने को मिली। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। हालांकि अचानक हुई बारिश का असर यातायात पर भी पड़ा और सड़कों पर फिसलन की स्थिति बन गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी इसी तरह मौसम में बदलाव बना रह सकता है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अमाड़ क्षेत्र में पट्टा बहाल नाला पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रहा करीब 1.5 करोड़ रुपए का पुल निर्माण कार्य लापरवाही के कारण रुक गया है। दिसंबर में निर्माण शुरू कर पुराने रपटे को तोड़ दिया गया और नींव की खुदाई कर दी गई, लेकिन फॉरेस्ट एनओसी नहीं होने से काम बंद कर दिया गया। फिलहाल कच्चा अस्थायी रपटा बनाया गया पुल जो बारिश में बह सकता है। इससे अमाड़, देवझर अमली और कुमकोट गांव का संपर्क टूटने का खतरा है। ग्रामीणों ने 15 दिनों में काम शुरू नहीं होने पर 130C मार्ग पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल हाईवे 130C जुगाड़ से अमाड़ जाने वाले रास्ते पे एक पटावाल नाला है, जिसमें पहले से रपटा निर्माण किया गया था, लेकिन अभी PMJSY के तहत पुल निर्माण किया जाना था और उसके तहत अभी रपटे को खोद दिया गया है और गिट्टी सीमेंट जो वहीं डाले थे फिर उसको उठवा रहे हैं इन लोग। तो हमारे समस्त ग्रामवासियों को यही कहना है कि अब उठवा रहे हैं तो अब पुलिया बनना असंभव है। तो उसी को लेकर हम आज कलेक्टर के पास आए हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो मांग है उनको सुना जाए और तत्काल हमारी जो समस्या है उसको पूरा किया जाए। आपका जो रोड बन रहा है वो PMJSY का है? हाँ हाँ। आपका नाम क्या है? पुस्तम सिंह माझी जी। पुस्तम सिंह माझी, ग्राम पंचायत अमाड़ से, पूर्व सरपंच जी। क्या वजह है जो काम बंद कर दिए? यही कहना है कि फॉरेस्ट वाले NOC के नाम से अटकाए हुए हैं। उन लोग बोल रहे हैं NOC दो पहले ऐसे करके। अब हम लोग जाते हैं कलेक्टर के DFO के पास, बोलता है कि हम लोग तो काम करवाने के लिए रेडी हैं, आप करवा लो ऐसे करके। अब यही सुनाई में आ रहा है कि NOC मांग रहे हैं ऐसे करके। अमाड़ के ग्रामीण शिकायत करने आए थे कि PMJSY
विभाग के द्वारा उनके तरफ जाने वाली रोड में पुलिया का निर्माण कर रहा था। उस पुलिया के निर्माण में जो खुदाई हो रही थी उसमें सामग्री भी डंप था, उस सामग्री को वापस ला रहे हैं। इस संबंध में शिकायत किए। बाद में हमने PMGSY से बात किया तो उनका कहना है कि वन विभाग के द्वारा पर्यावरण स्वीकृति नहीं होने के कारण हमारे काम को रोक दिया गया है, इसलिए जो मटेरियल वहाँ पर पड़ा हुआ था उसको हम वापस ला रहे हैं। जब तक पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक हम जो है उसको निर्माण नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ उनके द्वारा रपटा को तोड़ा गया था, जिसमें रपटा बना हुआ था, सीसी रोड थी जिसमें लोगों का आवागमन होता था, उसको तोड़ा गया। तो उसके लिए भी हमने उसको निर्देशित किया गया है कि उस रपटे को रिपेयरिंग कर दे ताकि बरसात के दिन में लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में 108 एम्बुलेंस सेवा तत्काल प्रभाव से शुरू हो गई। इस पहल के तहत पहली बार 5 नियोनेटल एम्बुलेंस भी शुरू की गई है, जो नवजात शिशुओं के लिए चलते फिरते ICU की तरह काम करेंगी। इनमें वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट सहित आधुनिक जीवन रक्षक सुविधाएं उपलब्ध है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना है, जिससे जरूरतमंदों के समय पर इलाज मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसे ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि इससे लाखों लोगों को त्वरित चिकित्सा सुविधा मिलेगी। यह पहल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ, त्वरित और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। आज 31 मार्च का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक तो नक्सलवाद समाप्त हो रहा है छत्तीसगढ़ से, और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से साधुवाद। ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, बाधक था, और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है, और उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब बस्तर क्षेत्र बहुत तेज़ी से विकास करेगा, जो 40 वर्षों तक विकास से अछूता था। और दूसरे मायने में इसलिए भी ऐतिहासिक है कि आज हम लोग 375 108 एम्बुलेंस हरी झंडी देकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, क्षेत्रों में भेजे हैं। एक शिकायत रहती थी कि जो सरकार की मंशा है कि शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस सेवा उनको उपलब्ध हो, लेकिन कहीं ये हो नहीं पाता था। लेकिन अब ये 375 नए एम्बुलेंस देने के बाद हमको लगता है कि अब शिकायत नहीं रहेगी, और इसमें 70 एम्बुलेंस जो LS हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट जिसमें है, और 5 नियोनेटल, ये न्यूबॉर्न बेबी लोगों के लिए है, नवजात शिशु लोगों के लिए है। और तमिलनाडु प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ दूसरा प्रदेश है जहाँ पर नवजात शिशुओं के लिए इस तरह की व्यवस्था, वो पूरा ICU है, तो ये मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, और विशेषकर स्वास्थ्य जगत के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। और इसके लिए मैं हमारे प्रदेश के कर्मठ और ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनके पूरे विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं, और छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।